सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, हमारा एक यूनिट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और जो अब सेकंड यूनिट जो आएगी वो हमारी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही है, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी और ये भी इनऑर्गेनिक की है। ठीक है, हम फर्स्टली मतलब इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करके फिर ऑर्गेनिक पे आएंगे। असाइनमेंट जो हम कंप्लीट किसी का भी, जैसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ले लिया अब हमने बैच सेकंड में, उस टाइप से लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आखिरकार ये इसके क्या महत्व है भाई, मतलब ये कितना आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। CSIR, NET, JRF, गेट, टिफर, MSc एंट्रेंस एग्जाम, MSc एंट्रेंस एग्जाम में तो CFSC से आ जाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट से क्वेश्चन आते हैं भाई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेते हैं। ठीक है, BHU में थोड़ा सा और डीपली, जैसे कि मैं कराऊंगा नेट JRF की, उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ एक। ठीक है, तो MSc एंट्रेंस वालों के लिए तो मतलब कि कुछ क्वेश्चन अपर से आएंगे, मतलब कि इतने मतलब लो लेवल से आएंगे, इतने ज़्यादा मतलब अप लेवल पे नहीं जाते हैं MSc एंट्रेंस में, क्योंकि BSc में जितना आपका सिलेबस होता है ना, जितना आप स्टडी करते हो वही आता है। हाँ, ऑनर्स वाले, केमिस्ट्री ऑनर्स BSc, उनके भाई चांसेस होते हैं कि उनके क्वेश्चन मतलब कि ये पढ़ाए जाते हैं, तो वो BHU के जब एग्जाम देंगे ना, हरियाणा यूनिवर्सिटी में, तो मतलब कि भाई हरियाणा यूनिवर्सिटी का मैंने एग्जाम दिया है, तो वहाँ पे मतलब कि लो लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इतने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते वहाँ पर। बट तुम BHU DU इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा रहे हो, IIT JAM, IIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, तो जो मैं NET JRF की जो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, गेट की करवा रहा हूँ, और जो टिफर की है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि अभी अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो अगर आपको भविष्य में, अगर फ्यूचर आपको केमिस्ट्री में बनाना है ना, अगर आपका फ्यूचर आपको केमिस्ट्री बनाना है, तो भाई आप ये मत सोचिए कि मेरे को MSc एंट्रेंस की तैयारी करनी है ओनली। जो मैंने करवाया ना वो कंप्लीट कर लीजिए। हाँ भाई, अगर ये भी है कि भाई MSc एंट्रेंस की तैयारी करके करूँगा, तो आप थोड़ा आपके लेवल का देखिए, आप वीडियो में आपके लेक्चर देखिए, भाई मेरे लेक्चर ये हैं, तो उन लेक्चर्स को आप देखिए और वहाँ से तैयारी करके अपने एंट्रेंस की तैयारी कीजिए, MSc वाले। ठीक है, MSc एंट्रेंस जिनको देना, अभी BSc जो कर चुके हैं, ऑनर्स से केमिस्ट्री कर ली जिन्होंने, या BSc कर ली कोविड से। ठीक है, मतलब कि नॉन मेडिकल सब्जेक्ट जिनके पास हैं, ठीक है, उनको मतलब कि हमारे लेक्चर ईजिली मतलब आपका एडमिशन करवा देंगे। हरियाणा यूनिवर्सिटी वाले तो सुन लो भाई, हरियाणा यूनिवर्सिटी वाले तो ईजिली एडमिशन ले लेंगे अच्छे मार्क्स के साथ। अब वो मतलब कि अब वो आपके 60 मार्क्स, अब वो फिर 60 मार्क्स से भी 60 मार्क्स अगर मैं कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा, तो आप मान के चलो कि आप 100 में से 80 अबोव नंबर, अगर आप कंप्लीट सिलेबस करके चलते तो 100 में से 80 अबोव नंबर मैं गारंटी देता हूँ कि आप छोड़ोगे ही नहीं। किस में? इन मार्क्स में, MSc एंट्रेंस वालों में 100 में से 80 अबोव तो आपके मार्क्स आने हैं, अगर आप ये कर जाते हो तो कंप्लीट सिलेबस। लेकिन कंप्लीट भी नहीं, कुछ एक यूनिट ही बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो कुछ एक यूनिट है, लेकिन अब BHU में अब आप एग्जाम देने जाओगे तो मैक्सिमम आप अगर 60-70 मार्क्स भी ले लेते हो तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके एडमिशन हो जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा एडमिशन आपका। लेकिन भाई वहाँ पे कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाता है, तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि हम 80 मार्क्स ही लें तभी हमारा एडमिशन होगा। ठीक है, तो देखिए अब ये डिस्कशन तो चलता रहेगा भाई, लेकिन अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। तो भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जनरली देखिए, मैं इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। जो ये नेट JRF में है ना भाई, नेट JRF में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कम लगभग बता रहा हूँ 15 से 20 नंबर का, 15 से 20 मार्क्स, मतलब कि इंग्लिश में बोले तो 15 to 20 मार्क्स के मतलब कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कहाँ पर? CSIR नेट JRF में। उसके बाद आता है गेट में कुछ नहीं करना, इसका हाफ कर दो, मतलब कि मान लो आप 7, क्योंकि वहाँ पर 1 नंबर मार्क्स भी आते हैं ना भाई, 10 मार्क्स, 7 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं। अब टिफर में भी पूछे जाते हैं, टिफर में भी पूछा जाता है, टाटा इंस्टीट्यूट। ठीक है, टिफर में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टिफर में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है,
पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए टीफर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। उसके बाद एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, एमएससी एंट्रेंस, जो हमारा एमएससी एंट्रेंस है, जो हमारा एमएससी एंट्रेंस, उसके अंदर भी इसके पूरे महत्व हैं भाई, पूरे क्या कंप्लीट ही। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो भाई आती ही आती है और अच्छे से आती है, कम से कम 10 नंबर की हमसे मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। जो सीएफएससी है ना, सीएफएससी से, मैग्नेटिक मोमेंट से, हाइब्रिडाइजेशन से, और भी बहुत से क्वेश्चन है भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बीएससी में, ठीक है। बीएससी के बाद जब आप एमएससी एंट्रेंस देते हो, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था जब आए थे भाई क्वेश्चन, चिकमा क्वेश्चन आए थे, अच्छे बड़े बढ़िया क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ को भाई, हम स्टार्ट करते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, ठीक है। तो देखिए अब देखिए कोऑर्डिनेशन जो केमिस्ट्री होती है ना, आपको खुद को पता है सभी को कि एक तो होता है भाई लिगेंड, लिगेंड, एक होता है मेटल, एक होता है लिगेंड और एक होता है मेटल। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जनरली हम क्या स्टडी करेंगे, कुछ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वगैरह के बारे में। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो आपने सुना है ना, तो वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस प्रकार बनता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो किस प्रकार बनता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा लिगेंड है ना, लिगेंड जो हो, एनी मॉलिक्यूल, एनी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल हो, बेशक से कोई भी आयन हो, कोई भी एटम हो, उसके पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उसके पास अगर देने के लिए इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो लिख लीजिए। अगर किसी भी लिगेंड के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, और सेकंड वो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वो इलेक्ट्रॉन रिच, सेकंड वो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो न्यूक्लियोफाइल तो होगा। थर्ड लीविस बेस होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए भाई, लीविस बेस होना चाहिए। लिख लीजिए ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें लिख लीजिए कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें पता करना पड़ेगा भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, आखिरकार ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस प्रकार बनता है। सबसे पहले हम इसी चीज़ को जानेंगे। तो देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती है, लिगेंड और मेटल, ठीक है। लिगेंड हम किसको बोलते हैं जनरली, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा एटम या कोई भी आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज़्यादा हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, वो न्यूक्लियोफाइल हो। इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा जनरली। लिविस बेस हो, लिविस बेस कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो दे सकता है किसी को इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मेटल, अब बारी आई भाई मेटल की बारी आई ना। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल या फिर एक ऐसा एटम ही बोलूंगा मैं आपको, क्योंकि एक सिंगल एटम होगा, ठीक है। एक ऐसा एटम, ठीक है, एक ऐसा एटम जिसके पास क्या प्रेजेंट हो भाई, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट जहां पर क्या हो भाई, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट जहां पर डिफिशियंट, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जहां पर कमी हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जहां पर कमी हो, जो कि इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, जो क्या हो भाई, इलेक्ट्रोफाइल हो, ठीक है। थर्ड नंबर पर भाई लिविस एसिड हो जो, ठीक है, जो कि लिविस एसिड हो, ठीक है, लिविस एसिड हो। तो ये तीन चीजें मेटल में काउंट की हमने, तो ठीक है, लिख लेना ये सारी चीज, जो भी चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं जिस प्रकार, वो चीजें लिख लेना। ये मैंने बता दिया आपको, आप लिख लेना, नोट्स बना लेना इसके कि लिगेंड ऐसा हो जिसके जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, न्यूक्लियोफाइल हो, मतलब लिविस बेस हो, और जो हमारा मेटल हो वो कैसा हो भाई, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल और लिविस बेस हो। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है इन दोनों की अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। किस प्रकार, हमारे पास लिगेंड है भाई क्या, NH3 अमोनिया, ठीक है। क्या भाई, चलिए मैं रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है।
रफ कर रहा हूँ इसको मैं। अभी मैं थोड़ा स्लो बढ़ा रहा हूँ आपको, अभी स्पीड इंक्रीज करूँगा, ध्यान रखना, ऐसे मत सोचना, ये स्टार्टिंग है। अभी हमारे पास एक लिगैंड है अमोनिया, ठीक है, और उस अमोनिया को हमने क्या किया, उस अमोनिया को हमने रिएक्ट करवा दिया एक मेटल के साथ, किसी भी एक मेटल के पास, मेटल के साथ, ठीक है, किसी भी एक मेटल के साथ हमने क्या किया, उसको रिएक्ट, और वो मेटल क्या भाई, BH3, क्या है भाई, BH3 बोरोहाइड्राइड, ठीक है, BH3 वो मेटल है, ठीक है, वो मेटल क्या है भाई, BH3 है। ओके, अब देखिए क्या ये कंडीशन फॉलो करेगा जो मैंने बताई अभी लिगैंड और मेटल के बारे में। देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिच है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भाई न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर सकता है ये, बिकॉज इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कि ये दे किसी को, ठीक है, मतलब कि इसके पास यह इलेक्ट्रॉन रिच है, यह न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। अब जो बोरोन है ना, उसके पास जो है एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। आप एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ोगे उस टाइम, ब्रोंस्टेड एसिड, लीविस एसिड, लीविस बेस, ब्रोंस्टेड बेस, ये सारी चीजें आप स्टडी करोगे वहां पर, तो आपको पता लग जाएगा कि जो लीविस एसिड, लीविस बेस, ये क्या होते हैं, ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है, ये आपको सभी चीज पता लग जाएगी। तो इसके पास क्या है भाई, इसके पास एक पी ऑर्बिटल है भाई एम्प्टी, इसके पास पी ऑर्बिटल है एम्प्टी, एम्प्टी नेचर का पी ऑर्बिटल। तो ये क्या करेगा भाई, NH3 इसको फ्री इलेक्ट्रॉन दे देगा इस प्रकार, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, और ये क्या बना लेगा भाई, अब ये बॉन्ड बनाएगा ना जो, बिकॉज ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नॉन बॉन्डिंग है, तो अब ये जो बॉन्ड बनाएगा वो बनाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस प्रकार का। अगर ये इस प्रकार होता नेगेटिव, ठीक है, और ये BH3 को इसको इलेक्ट्रॉन देना होता, तो अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर देता, बिकॉज यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की और ऑर्बिटल की जो इंटरेक्शन है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है, यहां पर कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इसके पास भाई बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन है। याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से है भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे और कंप्लीट बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसके साथ, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसको ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ इसको दे रहा है, क्योंकि इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत है थोड़ी, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है, किस चीज की फॉर्मेशन करता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, और जनरली जो नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो समझ में आया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और नॉन बॉन्डिंग जनरली किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, ठीक है, ओके, हो गया ना ये, ठीक है ना। तो आपको ये चीज पता लग गया होगा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे ये मेटल को मतलब कि ट्रांसफर करता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो उस टाइम में क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, ठीक है, ओके। चलिए रफ कीजिए इसको, ठीक है भाई। ओके, तो अब देखिए, अब हम जो हमारा ये एडक्ट बना है ना, एडक्ट, अब ये एडक्ट कितने टाइप के बन सकते हैं भाई। देखिए क्या बनवाया मैंने यहाँ पर जब NH3 रिएक्ट करा BH3 के साथ, तो क्या बना भाई, ये इस प्रकार ही कुछ एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये हमारा एक एडिशनल प्रोडक्ट है, ये हमारा एक एडिशनल प्रोडक्ट है, एडिशनल प्रोडक्ट है, जहां पर देखना आप क्या क्या किस प्रकार कुछ बन सकता है, जिसको हम एडक्ट भी बोलते हैं। एडक्ट मीन्स एडिशनल प्रोडक्ट, एडक्ट मीन्स एडिशनल प्रोडक्ट है एक प्रकार से, ठीक है। तो अब देखिए एडक्ट क्या है भाई, एडक्ट को जनरली हम डिवाइड करते हैं ना, 2 पार्ट्स में करते हैं। तो आपको भाई 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उससे पहले आपको भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कब बनता है और इसको डिनोट किस
किससे करते हैं हम डिनोट, कौन सा बॉन्ड होता है, ये एरो इस प्रकार। ये जो डिनोशन होता है ना, ये होता है किस चीज का, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। तो लिगैंड, एक लिगैंड जब मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस टाइम में नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक लिगैंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किस चीज को, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल को, तो उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, जिस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं इस एरो से। दिस इज ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम एरो से डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है भाई। तो देखिए, अब देखिए जो एडक्ट है, एडक्ट वहां पर जनरली टू टाइप से, मतलब कि हम देखते हैं टू टाइप, जैसे ही कोऑर्डिनेशन साल्ट, वहां पर जो फॉर्मेशन होती है वो होती है भाई, एक तो साल्ट की, किस चीज की, साल्ट की, और एक कम्प्लेक्स कंपाउंड इन चीजों की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स। तो अब हम ये भी देखेंगे कि डबल साल्ट, जनरली इसको हम बोलते हैं डबल साल्ट। जो एडक्ट है वहां पर डबल साल्ट की और जो है कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स की, जिसको कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टाइप से हम बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन साल्ट, ठीक है, इस टाइप से जिसको हम बोलते हैं। और एक होता है डबल साल्ट। तो एडक्ट में हम टू टाइप की स्टडी करेंगे कि क्या क्या बन सकता है, एडिशनल प्रोडक्ट है ना जो एडक्ट है वहां पर क्या क्या फॉर्म हो सकता है। तो डबल साल्ट बन सकता है और कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बन सकता है। तो समझिए ये डबल साल्ट क्या होता है भाई, व्हाट इज अ डबल साल्ट। डबल साल्ट जनरली एक ऐसा कम्प्लेक्स नहीं बोलूँगा डबल साल्ट को मैं, तो एक ऐसा मतलब कि केमिकल, हमारा एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला कंप्लीट, एक मतलब कम्प्लेक्स भी बोल दो बेशक आप, कई मतलब कि मिक्सचर से बना हुआ कम्प्लेक्स, ठीक है। डबल साल्ट क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर ऑफ मेटल कम्प्लेक्स, मतलब कि कई मेटल का, बहुत सारे मेटल का एक ऐसा मिक्सचर, जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करें ना, क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनिए, मैनी मेटल्स मतलब कि बहुत सारे मेटल का एक ऐसा मिक्सचर, ठीक है, जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करें तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करते, वो अपनी प्रॉपर्टी को खो दे, जो उसका पूरे कम्प्लेक्स के साथ जो उसकी प्रॉपर्टी थी उनको लॉस कर दे, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, जो कलर थे, वो लॉस करते उनको। क्या बोल रहा हूँ, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो कलर थे और जो मैनी प्रॉपर्टीज हैं उनको लॉस कर दे, और हर एक मेटल, हर एक स्पीसीज के लिए क्या दे, पॉजिटिव टेस्ट दे। अगर मैं मान लो पोटासियम एल्यूमिनियम ले रहा हूँ, सल्फेट ले रहा हूँ, ठीक है, तो हर एक स्पीसीज के लिए पॉजिटिव टेस्ट आए भाई इसमें ये मतलब कि मेटल प्रेजेंट है। तो मैं अगर मान लो किस चीज को, Al2SO3, Al2SO3, K2SO4, जैसे कि देखिए, अब हम इसको रफ कीजिए एक बार। अब हम जो स्टडी करेंगे सबसे पहले किस चीज़ की करेंगे, डबल साल्ट के बारे में। देखिए अब जो हम पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे भाई, डबल साल्ट को। डबल साल्ट को देखिए, मेरे पास कल जो मैसेजेस आए हैं उन्होंने बोला था मेरे को 12th, तो 12th को थोड़ा स्लो भी पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन जो टॉपिक नेट के लिए होंगे वो हम इसमें भी स्पीड बढ़ाएंगे अब अभी, ठीक है। तो ये समझ लिए बस एक मिनट आप। तो इसमें देखिए आप, हम जो इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं ना, हम जो इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं भाई, वो लेते हैं हम क्या, डबल साल्ट में एलम। डबल साल्ट में हम एक एलम का एग्जाम्पल लेते हैं। एलम क्या होता है भाई, K2SO4, ठीक है, Al2SO3, ठीक है, Al2 हाँ ठीक है, Al2SO4, सॉरी Al2SO4, ठीक है। एक होता है सल्फाइट, एक होता है सल्फेट, एक होता है सल्फाइट, एक होता है सल्फेट, ठीक है। SO3 सल्फाइट और SO4 सल्फेट, ठीक है। K2SO पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। K2SO4 Al2SO3 और 24H2O, और क्या होता है भाई 24H2O, ठीक है। तो ये है भाई, ये हमारे पास एक एलम है। जब हम इसको डिसॉल्व करवाते हैं ना, किसके अंदर, वाटर के अंदर, H2O के अंदर क्या डिसॉल्व करवाते हैं इसको, कंप्लीट इस कम्प्लेक्स को, दोबारा सुनना, ये हमारे पास एक डबल साल्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वो है एलम, जो क्या है भाई K2SO4 Al2SO4 का ट्राइस और 24H2O।
जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कराते हैं, वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करवाते हैं, तो इसका हर एक मेटल, इस एलम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, वो सभी लॉस हो जाते हैं, वो सभी लूज हो जाते हैं, ठीक है, खो देता है एलम, ठीक है, बिकॉज वो अपने हर एक मेटल का पॉजिटिव टेस्ट देता है। मतलब कि जैसे हमने वाटर में डिजोल्व किया, जैसे इसको वाटर में डिजोल्व किया, इसके हर एक मेटल जितने भी थे वो लॉस हो गए, ब्रेक हो गए, ठीक है। जैसे कि 2K पॉजिटिव, इसने अपना अलग मतलब कि टेस्ट दिया, ठीक है, 4SO4 इसने अलग दिया, ठीक है, 2Al3 पॉजिटिव, ठीक है, 24H2O, ठीक है, 24H2O, ठीक है। तो हमने देखा भी यहाँ पर कि हर एक स्पीसीज के लिए एक पॉजिटिव टेस्ट आया, हर एक स्पीसीज के लिए एक पॉजिटिव टेस्ट आया, SO4 2 नेगेटिव होता ना, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा, हर एक स्पीसीज, हर एक मेटल के लिए आए भाई पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। तो डबल साल्ट वो ही होता है जिस साल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करें, कॉम्प्लेक्स नहीं साल्ट, डबल साल्ट वही होता है जिस साल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करें उसी टाइम वो अपनी सभी प्रॉपर्टी को लूज करते, मतलब कि अपने हर एक स्पीसीज के लिए अपना एक पॉजिटिव टेस्ट दे, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट दे। उसका एग्जांपल है एलम। कौन है भाई, एलम है। जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर और अदर प्रॉपर्टीज उनको लूज कर देता है, उसका एग्जांपल क्या भाई, डबल साल्ट है। K2SO4 Al2SO4 का ट्राइस और 24H2O, दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट, जिसको हम बोलते हैं एलम। ये क्या भाई, एलम है, ठीक है, एलम होता जो, ठीक है। तुमने लिख लिया होगा ना, ये लिख ली ना ये रिएक्शन, हाँ भाई लिख ली होगी, सभी ने लिख ली होगी, ठीक है। अब देखिए, अब लिखिए अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो क्या करेंगे भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या होता है भाई, अब इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेशन साल्ट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने साल्ट में क्या बोला आपको, जब वाटर में डिजोल्व करवाते हैं ना, जब वाटर में डिजोल्व कराते हैं तो अपनी सभी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड साल्ट में ऐसा कुछ नहीं है भाई। कोऑर्डिनेशन डबल साल्ट में तो ऐसा होता है कि जैसे ही डाला वैसे अपनी सभी प्रॉपर्टी लूज। कोऑर्डिनेशन साल्ट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों एक ही चीज होती है। साल्ट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, तीनों एक ही चीज है, लेकिन इनमें जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तो ये क्या होता है भाई, जब हम इनको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये अपनी सभी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता, ये अपनी सभी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता, ठीक है, नहीं करता भाई। ओके, समझ में आया ना, प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, इन चीजों को लॉस नहीं करता। इसमें हर एक स्पीसीज का पॉजिटिव टेस्ट नहीं आता, इसमें हर एक मतलब सिंगल स्पीसीज का पॉजिटिव टेस्ट नहीं आता, जिस प्रकार डबल साल्ट में आ रहा था। वहां पर मेटल के मिक्सचर थे ना, मेटल और लिगेंड के, तो वो अलग अलग मतलब कि जैसे डिजोल्व कराए अलग अलग बट गए अपने भाग में। मतलब कि 2K पॉजिटिव इतनी अमाउंट में था, SO4 इतनी अमाउंट में था, एल्यूमिनियम इतना, 24H2O था, तो हर एक स्पीसीज ने अपना पॉजिटिव टेस्ट दिया, ठीक है, मॉलिक्यूल ने, स्पीसीज ने, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर भी एग्जाम्पल लेते हैं हम पोटासियम फेरोसाइनाइड का, K4FeCN6, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं K4FeCN6 का। यहाँ पर जब हम इसको वाटर में डिजोल्व कराते हैं ना, जब हम यहाँ पर इसको जो वाटर में डिजोल्व करवाते हैं 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6, ठीक है, FeCN6 4 नेगेटिव, जब ब्रेक होगा तो 4 नेगेटिव आएगा चार्ज ऊपर, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, और या फिर हाँ यही है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, अब मैं क्या बता रहा हूं
जैसे ही हमने इसको वाटर में डिजोल्व करवाया तो ये ब्रेक हुआ, लेकिन इसने हर एक स्पीसीज ने अपनी अलग मतलब कि पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिए, इसने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कलर को लूज नहीं किया। तो देखिए क्या भाई यहाँ पर के पॉजिटिव जो है पोटासियम वो तो सेपरेट हो गया, आइसोलेट हो गया, वाटर में जैसे डाला आइसोलेट हो गया मेटल, ठीक है। लेकिन क्या आयरन हुआ? क्या आयरन हुआ? नहीं हुआ भाई, आयरन नहीं हुआ, बिकॉज ये जो आयरन और साइनाइड है ना FeCN6, इसकी मैग्नेटिक और जो हमने कलर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इस आयोनिक स्फीयर जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, आयोनिक स्फीयर नहीं, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सभी प्रॉपर्टीज, सभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पैक की हुई हैं एक प्रकार से। मतलब कि जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो इस कंप्लीट कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हैं, मतलब FeCN6 की, मतलब कंप्लीट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हैं, ठीक है। वो एक ही प्रॉपर्टी है, वो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज नहीं है, ये इसलिए क्या नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। क्या बोल रहा हूं, FeCN6 जो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इसकी एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिंगल प्रॉपर्टीज है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कलर सेम है, और ये मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये एक सिंगल स्पीसीज की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट, यहाँ पर कंप्लीट मतलब कि अगर हम ये चाहें कि भाई एक सिंगल एटम भी, सिंगल स्पीसीज भी हमें पॉजिटिव टेस्ट दे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता किसमें, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, बिकॉज वहां पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो स्पीसीज होती हैं, उनको मिला करके, उन स्पीसीज को मिला करके हमने उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिफाइन किया होता है, ठीक है। कंप्लीट प्रॉपर्टी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है, जिसके कारण जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो एक तो भाई हमारा जो मेटल आयोनिक स्फीयर में होता है, जो बाहर होता है, ठीक है, वो ब्रेक होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी ब्रेक नहीं होगा। क्या होगा, पोटासियम जो आयोनिक स्फीयर में जो मेटल होगा वो तो ब्रेक हो जाएगा, वो तो अपने सिंगल पॉजिटिव टेस्ट देगा, बट जो आयोनिक स्फीयर के अंदर जो मेटल होंगे लिगैंड के साथ जुड़े हुए, वो कभी भी ब्रेक नहीं होंगे। तो इस टाइप के कंपाउंड, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स ही जो है क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन साल्ट, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड ही क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, साल्ट, ठीक है। तो ये इस टाइप के पोटासियम फेरोसाइनाइड जिस प्रकार, ठीक है, ओके। ठीक है ना, समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। दोबारा बताऊं क्या इसके बारे में, कि भाई जो ये ब्रेक हुआ है ना, ये FeCN6 हमने कंप्लीट मॉडिफाई करके, कंप्लीट जो मॉडिफाई करी है इनकी प्रॉपर्टी, इस टाइप की स्पीसीज, ये इस आयरन की प्रॉपर्टी ना, इस आयरन की प्रॉपर्टी हमने मॉडिफाई करके इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डाला है, इसलिए ये ब्रेक नहीं होगा। क्या किया है, एक एटम की, एक स्पीसीज की मतलब कि कंप्लीट प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करके इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डाल दिया है। अब ये ब्रेक नहीं होगा भाई, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, कंप्लीट अपनी एक सिंगल स्पीसीज की, एक सिंगल एटम की मतलब कि वो पॉजिटिव टेस्ट को नहीं देगा। ओके, लिख लिया, चलिए ठीक है, रफ कीजिए। एक मिनट रुकिए, वीडियो देख लेते कितना हो गया। चलिए, तो इंट्रोडक्शन था एक प्रकार से, तो टाइम लग गया इसमें थोड़ा। अब ये आप देख लीजिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। K4 FeCN6 ये क्या है भाई, ये क्या है, क्या है भाई, ये बताइए, ये क्या है? ये है भाई काउंटर आयन, जिसको हम बोलते हैं क्या, काउंटर आयन, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, आयोनिक स्फीयर, आयोनिक स्फीयर। हम इसको क्या बोलते हैं भाई, ध्यान देना, इसको हम क्या बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं इसको काउंटर आयन या फिर आयोनिक स्फीयर। क्या बोलते हैं हम इसको, काउंटर आयन या फिर आयोनिक स्फीयर, ठीक है। और इसको भाई, इसको ये होता भाई मेटल, ये होता भी मेटल, ये होता लिगैंड, ये होता लिगैंड, और ये जो है 6, ये होता भाई कोऑर्डिनेशन नंबर,
कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये वही होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सी लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो बाहर होते हैं ये यहाँ पर इस एंड पे भी प्रेजेंट हो सकता है, इस एंड पे भी, ठीक है, स्टार्टिंग एंड पे भी और लास्ट एंड पे भी, बस वो नेमिंग टाइम थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो स्टार्टिंग में मेटल प्रेजेंट होता है उसका नाम IUPAC नेम में पहले का आता है, और जो एंड में प्रेजेंट होता है उसका नाम एंड में आता है, ठीक है। बस ये आपको मैं IUPAC में बताऊंगा, ठीक है। तो ये है क्या, काउंटर आयन या आयनिक स्फीयर, ये है मेटल, ये है लिगैंड, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कंप्लीट जो है ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए मतलब ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम नेक्स्ट पार्ट से कंप्लीट अच्छे से और स्टार्ट कर देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, मतलब कि आपको मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तो आपको मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक था ना, जो किस प्रकार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, क्या प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या स्टडी करेंगे, तो वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इस लेक्चर में बता दी। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। अब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और रहा हुआ है, इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा और आगे कराएंगे वर्नर थ्योरी तक, फिर उसके बाद मेन प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, मेन मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर लिगैंड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगैंड थ्योरी, ठीक है, एडजेसेंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये चीज़ें आ जाएंगी, उसको फिर हम स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही है, ठीक है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा स्पीड भी इंक्रीज कर देंगे हमारी, ठीक है, अभी इतनी है, थोड़ी सी और इंक्रीज करेंगे उसको, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय।